हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली ये एंडोक्राइन सिस्टम का ही हिस्सा है। इसके पहले मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक पे, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। फिर एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, जैसे हमने एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियास को डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे ग्लैंड्स कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से या इनके एक्सेस से क्या प्रॉब्लम होती है बॉडी में, वो हमने देख लिया है। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिटेल में पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टडी करने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में, स्ट्रक्चर क्या है, कौन से हार्मोन से सीक्रेट करता है, और उन हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है या एक्सेस में अगर वो हार्मोन सीक्रेट होता है तो क्या बीमारी शरीर में आ जाती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को करने के बाद हमारा ये जो चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो टॉपिक है वो सिर्फ आईसीएसई बोर्ड में नहीं, सीबीएसई बोर्ड और अदर एजुकेशनल बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेफरेंस के लिए जो बुक ली है मैंने, वो सेलिना पब्लिकेशन की बायोलॉजी की बुक है। और ये टॉपिक आप किसी भी बुक में आप एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर आप कोई भी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड, दो ये जो दिख रहा है ना इतना सा, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको एनलार्ज करके देखेंगे ना तो इस तरीके का शेप आएगा। दो लोब्स रहेंगे इस पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर और एक एंटीरियर लोब। पोस्टीरियर एंटीरियर लोब के बीच में एक पतला सा लोब होता है जिसको हम इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या है ये pituitary. The pituitary gland is a small projection about the size of a pea which hangs from the base of the midbrain below hypothalamus. तो pituitary gland होता है एक small projection होता है और इसका साइज मटर के दाने के बराबर होता है, और ये मिड ब्रेन के जो बेस है उससे ये लटकता है। ठीक है, हैंग करता है। ठीक है, जस्ट हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो इसकी पोजीशन होती है। अगर इसकी लोकेशन वो पूछी है तो क्या होता है, बिलो हाइपोथैलेमस होता है और एट द बेस ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, उसका साइज पी साइज का होता है। It is popularly called the master gland because it seems to control practically all other endocrine glands. Pituitary glands को master gland बोला गया है क्योंकि ये बाकी जितने भी endocrine glands पाए जाते हैं, जैसे कि adrenal gland, thyroid, pancreas और भी सभी जो ग्लैंड, pineal gland वगैरह जो पाए जाते हैं, सबकी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड किया है। मास्टर है, सब कंट्रोल करता है। ठीक है, Pituitary gland in figure 10.7 has two distinct lobes, the anterior pituitary and posterior pituitary. The entire pituitary gland weighs only about 1.5 gram. देखो ये पिक्चर में ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये ग्लैंड को एनलार्ज करके दिखाया है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें दो आपके डिस्टिंक्ट लोब्स हैं। ये जो पीछे वाला बड़ा वाला दिख रहा है ये एंटीरियर लोब दिखा रहे हैं, और ये मतलब ये पहले वाला जो है एंटीरियर लोब दिखा रहे हैं, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर लोब दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका अगर वेट देखेंगे बहुत छोटा सा है, सिर्फ 1.5 ग्राम का ही है ना। मटर के दाने का कितना वेट होगा, तो समझ लीजिए ऐसे ही इसका 1.5 ग्राम बाय वेट ये होगा। लेकिन इस दो डिस्टिंक्ट लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी लोब होता है और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है। The front part of the posterior pituitary is different from the rest of the lobe and is called intermediate lobe. Posterior pituitary का जो आगे का हिस्सा है ये बाकी के posterior के हिस्से से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। देखिए अभी हल्का सा पतला सी मार्किंग दिख रही है, सेपरेशन दिख रहा है। इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब है। एक तरीके से आप देख लीजिए, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसको इंटरमीडिएट लोब कह रहे हैं। हालांकि जो इंटरमीडिएट लोब है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का ही हिस्सा है, right? उसी का फ्रंट पार्ट है ये। The intermediate lobe is almost absent in humans but much larger and more functional in some lower animals. Actually intermediate जो लोब है humans में तो ना के बराबर होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होता है। लेकिन जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं, उसमें ये डिस्टिंक्ट होता है, वेल डिफाइंड होता है और इसकी फंक्शनल वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम इंसानों में तो इसका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, तो इसलिए स्पेशली हम इस टॉपिक में भी हम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये दोनों लोब्स कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट लोब है वो बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं है ह्यूमन बींग्स के केस में। ठीक है, तो आपको डायग्राम से समझ में आ गया कि ये आपका जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो उसकी लोकेशन ये रहती है, बिलो इट हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन एंड इट्स जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसमें दो लोब्स होते हैं डिस्टिंक्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स के फंक्शंस को या एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है,
नाउ हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना, अब देखा था आपने दो लोब्स थे, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है जो तो वो क्या कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है? सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर लोब आर एज फॉलोज। जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो पहला जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएच कहते हैं। नाम से पता चल रहा है इट इज असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, है ना, किसी भी इंसान की ग्रोथ नॉर्मल हो। जैसे हम लोग नॉर्मल जो एडल्ट होते हैं, लड़कियां होती है 5'4", 5'3", 5'5", 5'6" तक की होती हैं। बॉयज जो होते हैं 5'7", 5'9", 6 तक भी जो चले जाते हैं। तो एक नॉर्मल ह्यूमन नॉर्मल एडल्ट की जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर लोब are as follows. Growth hormone is essential for normal growth. It is also called somatotropin, somatic body or tropic stimulating, ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं। दोनों नाम याद रखना, कभी क्वेश्चन ग्रोथ हार्मोन करके पूछ लेंगे, कभी क्वेश्चन सोमैटोट्रोपिन करके पूछ लेंगे। इसमें जो सोमैटोट्रोपिन है वो दो शब्द से मिलकर बना है। सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी और ट्रॉपिक का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ स्टिमुलेट कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम सोमैटोट्रोपिन का है। द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिजल्ट्स इन ड्वार्फिज्म। बचपन अगर आपका ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हुआ, सही मात्रा में अगर ग्रोथ हार्मोन हार्मोन बचपन में नहीं बना, तो बच्चे जो क्या क्या हो जाते हैं, उनकी हाइट रुक जाती है, वो नाटे रह जाते हैं। इसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। बचपन में अगर हाइट रुक जाती है, बचपन में हाइट नहीं बढ़ रही है ना, हमारी हाइट छोटी रहेगी, एज वाइज हम बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हो, है ना, ये इतना छोटी हाइट का, ये इतना बड़ी हाइट का, है ना, ये नॉर्मल हाइट है बीच वाली, ये छोटी हाइट है और ये जरूर से ज्यादा बड़ी हाइट है। तो जो छोटी हाइट होती है उसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। तो जब चाइल्डहुड में डेफिशिएंसी होती है ग्रोथ हार्मोन की, तो जो कंडीशन होती है उसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फ दो फुली डेवलप्ड रिटेन्स बॉडी प्रोपोर्शन ऑफ अ चाइल्ड। ड्वार्फ क्या होता है, किसको कहते हैं, मतलब एक्चुअली क्या है, सपोज करो ये 21 है और एक एक्चुअल में एवरेज एडल्ट जो मैन है जिसकी एज 21 है, उसकी हाइट करीब इतनी होनी चाहिए 5.7 या 5.9 के करीब, है ना, या 6 के आसपास। तो ये एक नॉर्मल 21 ईयर ओल्ड मैन की हाइट हो सकती है। लेकिन अगर उसकी हाइट 4 फीट से भी नीचे रह जाए और उसकी एज 21 है, मतलब वो फुली डेवलप है, फुली ग्रोन मैन है, लेकिन उसकी हाइट बस नहीं बढ़ी है, तो फिर उसको क्या बोलोगे आप? डॉर्फ बोलोगे। और ये डॉर्फिज्म किसकी वजह से होता है? जब ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड में प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट नहीं होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। उसी प्रकार से अगर तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड में जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो क्या हो जाता है? तो गिग्नेटिज्म हो जाता है, मतलब हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। The long bones lengthens beyond normal and human giants up to 2.7 meters in height are produced. अगर बचपन में आपका ये ग्रोथ हार्मोन का ओवर सीक्रेशन हो जाता है तो जो कंडीशन होती है उसको गिग्नेटिज्म कहते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा इंसान लंबा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे लॉन्ग बोन्स है, यानी कि जो पैर की जो ये थाई वाली जो लॉन्ग बोन्स है ना, ये जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कद बहुत ऊंचा हो जाता है। रिकॉर्ड में पाया गया है कि 2.7 मीटर्स तक के ह्यूमन बींग्स की हाइट पहुंच गई है बिकॉज ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। 2.7 मीटर समझो आप 8 फुट से ऊपर का आदमी है, 8 8.5 फुट का आदमी कितना बड़ा लगेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओवर सिक्रीशन हो जाता है जब ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड में, तो फिर क्या हो जाता है, ये गिग्नेटिज्म कहलाता है ना। तो जाइंट 2.7 मीटर टॉल ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और ये उसी के कंपैरिजन में डॉर्फ बता रहे हैं जो सिर्फ 23 इंचेस का है टॉल, ये हुआ अंडर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो अगर वो पूछेंगे कि चाइल्डहुड में अगर अंडर सीक्रेशन होता है तो क्या होता है? डॉर्फिज्म होता है। और चाइल्डहुड में अगर ओवर सीक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो गिग्नेटिज्म होता है। अगर ओवर सीक्रेशन एडल्ट में हुआ, मतलब वो एडल्ट हो गया है, मतलब 17 18 के एज में आ गया और फिर ये हार्मोन जरूर ज्यादा सीक्रेट हो जाए, तो क्या कंडीशन कहलाती है? इफ ओवर सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सडनली अकर्स इन एन एडल्ट देयर इज एन एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स इन द फेस, पर्टिकुलरली द जॉज। अगर जब व्यक्ति एडल्ट हो जाता है और उसमें किसी कारणवश ग्रोथ हार्मोन का ओवर सीक्रेशन हो जाता है, तो उसके जो फेस होते हैं जॉज में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है हड्डियों की, है, और एक तरीके से स्क्वायर फेस बन जाता है, जैसे आप देख रहे हो ना, चौड़ा चौड़ा सा हो जाएगा, पर्टिकुलरली जॉज एंड इन द हैंड्स एंड फीट। हाथ और पैर ना बड़े बड़े लगेंगे, जॉज बड़ा बड़ा लगेगा। द पर्सन डेवलप्स अ लार्ज नोज एंड थिक लिप्स, जो नाक होगी एकदम चौड़ी सी लगेगी और जो होंठ होंगे, लिप्स होंगे, वो भी मोटे मोटे हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम एक्रोमेगाली कहते हैं।
तो देखो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो पूछेंगे कि ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स से कौन सी कंडीशन होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चाइल्डहुड में पूछ रहे हैं कि एडल्ट में पूछ रहे हैं। अगर चाइल्डहुड में पूछ रहे हैं तो गिग्नेटिज्म टर्म लिखना, लेकिन अगर वो इन एडल्ट पूछ रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एक्रोमेगाली, है ना। अगर एडल्ट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो ये कंडीशन हो जाती है, जो मुंह हो जाता है उसमें स्पेशली जो जबड़े हो जाते हैं उसकी हड्डी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, साथ में हाथ और पैर भी बड़े बड़े दिखने लगते हैं, जो नाक होती है वो चौड़ी हो जाती है, लिप्स जो होते हैं वो भी मोटे मोटे दिखने लगते हैं, और हाइट तो बढ़ी जाती है, हाइट तो जरूरत से ज्यादा रहती है। तो इस कंडीशन को एक्रोमेगाली कहते हैं। फिर से देख लो, इफ ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सडनली occurs in an adult, there is an extra growth of bones in the face, particularly the jaws, and in the hands and feet. The person develops a large nose and thick lips. This condition is called acromegaly. Acro height extremity and megaly means large, मतलब height जरूर से ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट हार्मोन सीक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट में हम TSH कहते हैं। ये एमसीक्यूज में ना इनके शॉर्ट के फुल फॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं। TSH का फुल फॉर्म क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नाम से पता चल रहा है कि ये जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करे, सीक्रेट करे। और फिर तब आपको पता है कि थायरॉक्सिन का क्या रोल है ना। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बोन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मसल्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देता है, मतलब वो सीक्रेट करता है, और वो क्या करता है, इंटर्न थायराइड को एक्टिवेट कर देता है ताकि थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन हो सही मात्रा में। नेक्स्ट क्या करता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है एंटीरियर लोब? गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम गोनाडोट्रोपिक भी बोलते हैं। इट रेगुलेट्स एक्टिविटीज ऑफ द टेस्टिस एंड द ओवरीज। गोनाड्स क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स के। मेल्स के केस में टेस्टिस हुए या फीमेल्स के केस में ओवरीज हुए। तो जो गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या गोनाडोट्रोपिक होते हैं वो टेस्टिस और ओवरीज की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या था? ACTH। इसको भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACTH, राइट, या MCQs में पूछ लिया जाएगा। तो ACTH का फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। आपको उनको पता है ना कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, ऊपर जो कैप लाइक होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और फिर नीचे की तरफ मेडुला होता है। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कर देता है, राइट। नेक्स्ट इसमें वर्ड आया गुनाडोट्रोपिक, या ये वाला वर्ड आया एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक। ट्रोपिक ट्रोपिक शब्द आ रहे हैं। ट्रोपिक का मतलब क्या होता है? द टर्म ट्रोपिक हार्मोन्स refers to such hormones which stimulate other endocrine glands to produce their specific hormones, such as gonadotropic hormones secreted by the anterior pituitary, and also stimulate gonads to produce certain hormones. ट्रॉपिक हार्मोन्स का मतलब होता है वो हार्मोन्स जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देते हैं कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स को सीक्रेट करें। जैसे कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, उसका फंक्शन है गोनैड्स को स्टिमुलेट कर देना ताकि वो अपने हार्मोन्स को बना सके, है ना। ट्रॉपिक का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ द नेम ऑर्गन। जिस भी ऑर्गन के आगे ट्रॉपिक लग गया उस ऑर्गन को तो उसको स्टिमुलेट करना है। जैसे गोनाडोट्रोपिक कह दिया तो गोनाड्स को स्टिमुलेट करना है, गोनाड्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना है ताकि वो अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स बनाए और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे। उसी तरीके से अगर आपने थायरोट्रोपिक बोल दिया, यानी कि ये थायरोट्रोपिक जो हार्मोन्स होगा वो थायराइड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देगा ताकि थायराइड अपना थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करे। उसी तरीके से एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक जब लिखा है तो ये फिर जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो अपने स्पेसिफिक हार्मोन को सीक्रेट करे और नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब होता है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है वो, साथ में वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करता है ना। और ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी सीक्रेट करता है। और किस तरीके से ये दूसरे ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है ताकि बॉडी में बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सके। अगर कोई भी हार्मोन जरूरत से ज्यादा सीक्रेट करता है तो कौन सी बीमारी आई वो नाम आपको नोटिस कर मतलब नोट करके रखना है।
अगर वो हार्मोन जरूरत से कम सीक्रेट हुआ तो कौन सी बीमारी आएगी, वो वाला नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ हार्मोन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो दो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, एक वैसोप्रेसिन कहलाता है, एक ऑक्सीटोसिन कहलाता है। जो वैसोप्रेसिन है उसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अगेन एडीएच इसका शॉर्ट फॉर्म है, आपको अगेन ये फुल फॉर्म याद रखना है। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसी को हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है। ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथ में ये क्या करता है, ये किडनी के ऊपर एक्शन करता है और किडनी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है ना, फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स, ताकि जो यूरिन में वाटर की जो मात्रा है उसको रेगुलेट कर सके। जरूरत से ज्यादा बॉडी से वाटर भी नहीं निकलना चाहिए, बट फिर अंदर जो बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होनी है उसको होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये एडीएच क्या करता है, ये एंटी डायरेटिक है, मतलब पानी का जो किडनी में जो पानी का रीअब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देता है, ताकि यूरिन की मात्रा कंट्रोल की जाए। साथ में ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच आल्सो कॉल्ड वासोप्रेसिन कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स which rise with rise in blood pressure. It also acts on the kidney, increasing the absorption of water from the kidney. Deficiency of ADH causes diabetes insipidus, water diabetes, in which urination is frequent and the copious, resulting in loss of water from the body and the person becomes thirsty. अगर ADH की कमी अगर बॉडी में हो जाएगी तो हमको एक दूसरे प्रकार की डायबिटीज हो जाती है, इसको कहते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडस। देखो दो प्रकार की डायबिटीज होती है, एक होती है डायबिटीज मेलिटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस कब होती है, जब आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहा है, पैंक्रियाज आपके प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करते हैं, तब आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाती है और आपकी यूरिन में शुगर निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड में शुगर इतनी बढ़ गई है कि जो एक्सेस शुगर है वो यूरिन में भी आ जाती है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस कब होती है, जब ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे क्या होता है, इसको हम डायबिटीज इंसिपिडस को वाटर डायबिटीज भी कहते हैं। जब आपको डायबिटीज इंसिपिडस होता है तो आपको बार बार यूरिन जाने की फीलिंग आती है, यूरिनेशन फीलिंग आती है। तो यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, साथ में कोपियस, मतलब बहुत ज्यादा भी, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा निकलता है, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन आप पास करते हो और बहुत जल्दी जल्दी पास करोगे। तो जब बहुत ज्यादा यूरिन पास करोगे और बार बार पास करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में वाटर लॉस हो जाएगा और इंसान को बार बार बहुत प्यास लगेगी, उसका मुंह सूखेगा, वो थर्स्टी फील करेगा, क्योंकि इतने बार वो टॉयलेट जा रहा है ना, तो इतनी बार वो जा रहा है तो इतना ज्यादा और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी यूरिन निकल रही है और बार बार जा रहा है तो वाटर लॉस तो हो रही है, तो मुंह सूखेगा, थर्स्टी फील करेगा। तो इस डायबिटीज को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और ये कब होता है, जब एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। दूसरा जो हार्मोन सीक्रेट करता है पोस्टीरियर लोब वो है ऑक्सीटोसिन। ये ग्रीक वर्ड ऑक्सिस यानी शार्प या क्विक और टोकोस यानी चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन मतलब क्विक चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है ना तभी हार्मोन रिलीज होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो इट स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इन अ प्रेग्नेंट मदर लीडिंग टू द बर्थ ऑफ द बॉडी, ऑल्सो स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो दो तरीके से वर्क करता है। प्रेग्नेंट लेडी का जब डिलीवरी का टाइम आता है तब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये क्या करता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है तो फिर मदर को जब सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं तब बेबी बॉडी से डिलीवर हो जाता है थ्रू यूट्रस। ठीक है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो बेबी को बॉडी के बाहर पुश कर सके और बेबी डिलीवर हो जाता है। ठीक है। तो एक ये काम है कि इट स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इन प्रेग्नेंट मदर। साथ में दूसरा काम ये करता है, फिर जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो ब्रेस्ट से मिल्क या मेमोरी ग्लैंड से मिल्क भी तो प्रोड्यूस होना चाहिए और इजेक्ट होना चाहिए, तो वो मिल्क इंजेक्शन में भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। तो इन दोनों इस हार्मोन की मात्रा आपको प्रेग्नेंट लेडी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ज्यादा मिलती है। ठीक है, क्योंकि तभी इसका रोल बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो चाइल्ड बर्थ के दौरान इसको यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करना है ताकि बेबी डिलीवर हो सके, और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसमें मिल्क इंजेक्शन हो सके, इसलिए भी ऑक्सीटोसिन जरूरी होता है। ठीक है। तो आपको बस पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के आपको दो ही हार्मोन्स याद रखना है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, इट कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स विद राइज इन ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। साथ में ये किडनी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है,
किडनी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है ना। इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। दूसरा हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, और ऑक्सीटोसिन का जो जरूरत पड़ती है वो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पड़ती है और ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन पड़ती है, ठीक है। तो देखो इस डायग्राम में बड़े अच्छे से इन्होंने बता दिया कि कौन कौन से हार्मोन्स ये रिलीज करता है और कौन कौन सी ऑर्गन्स पे इसका असर पड़ता है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को भी आप देखोगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ रिमेंबर, डायबिटीज मींस पासिंग आउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन। डायबिटीज का एक्चुअल मतलब क्या होता है? जब आप जरूरत से ज्यादा यूरिन पास आउट करते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा वॉशरूम जाते हो तो उसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज दो प्रकार की है, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज मेलिटस, द यूरिन कंटेन्स शुगर कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन, है ना। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि जो यूरिन होती है उसमें शुगर होती है, मतलब ऐसे जो जिनको डायबिटीज मेलिटस होता है ना, अगर वो वॉशरूम होके आए और पानी नहीं डालेंगे थोड़ी देर के बाद उनकी उस जिस जगह पर उन्होंने टॉयलेट की होती है उस जगह पर चींटियां लग जाती हैं। इससे पता चल जाता है कि अरे डायबिटीज का पेशेंट है ना। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट इंसुलिन सीक्रेट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और वो एक्सेस शुगर यूरिन में पास आउट हो जाती है। लेकिन जब डायबिटीज इंसिपिडस होता है तो उसमें कोई शुगर नहीं निकलती है यूरिन में, है ना। इंसिपिडस जो वर्ड है, इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, मतलब इसमें कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई मेलिटस मतलब बहुत मीठी होगी वो यूरिन, क्योंकि उसमें शुगर है। लेकिन इंसिपिडस है, इसमें मतलब टेस्टलेस है क्योंकि कोई शुगर नहीं है, वो इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। और मैली जो वो डायबिटीज मेलिटस में जो मैली शब्द आया है उसका मतलब होता है हनी या स्वीट, है ना। तो डायबिटीज मेलिटस में यूरिन स्वीट होती है हनी की तरह, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन टेस्टलेस होती है बिकॉज उसमें शुगर नहीं होती है। और एक्चुअल में डायबिटीज का मतलब होता है पासिंग आउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन, जरूरत से ज्यादा यूरिन पास आउट करना। ऑलराइट, नाउ अब जो हमने पढ़ा है उसी को जल्दी से नक्शल में हम देख लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, वो ग्रोथ हार्मोन ट्रोपिक हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ होल बॉडी, पर्टिकुलरली ऑफ द स्केलेटन। एक नॉर्मल हमारी ग्रोथ हो हमारे पूरे शरीर की, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी बचपन में, चाइल्डहुड में, तो डॉर्फिज्म हो जाता है। अगर इसकी एक्सेस हुई चाइल्डहुड में तो गिग्नेटिज्म हो जाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस एडल्टहुड में हुई तो एक्रोमेगेली हो जाता है। तो बड़े अच्छे से इन्होंने क्लियरली दे दिया। तो ये चार्ट अगर ध्यान से देखोगे तो आप आगे ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि वो अपने हार्मोन सही से सीक्रेट करें। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो सही मात्रा में थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कर सके, सीक्रेशन कर सके। उसी तरीके से जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है जिसको हम एसीटीएच भी बोलते हैं, वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन्स को सीक्रेट करें। जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होता है वो गोनाड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, तो वहां पे तो नहीं बताया लेकिन इन्होंने यहाँ पे चार्ट में बता दिया। तीन प्रकार के गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं। एक एफएसएच है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एक एलएच है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और एक प्रोलैक्टिन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? स्टिमुलेट्स एग फॉर्मेशन इन फीमेल्स एंड स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो फीमेल्स में एग फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है, मतलब ताकि एग फॉर्म होने लगे, और मेल्स के केस में स्पर्म्स बनाने में हेल्प करता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसको एलएचबी बोलते हैं, स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड द टेस्टिस टू प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम को इसका फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है ताकि फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो, और मेल्स के केस में मेल हार्मोन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो टेस्टिस के द्वारा। प्रोलैक्टिन जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में मिल्क सीक्रेशन और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। जो नो प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करता है, मतलब मिल्क को सीक्रेट करना, मतलब ताकि ब्रेस्ट में मिल्क फॉर्म होने लगे, राइट। ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी कि एडीए जिसको वासोप्रेसिन कहते हैं वो बनाता है। इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स से वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है एडीएच। इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है जिसको हम वाटर डायबिटीज भी बोलते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच डायबिटीज इज नोन एज वाटर डायबिटीज, वेदर डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो यू शुड राइट डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। सेकंड जो हार्मोन रिलीज करता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, साथ में ये मिल्क इजेक्शन। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है, जबकि जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क सीक्रीशन को
बढ़ावा देता है ना। मिल्क बनता है प्रोलैक्टिन की वजह से, और मिल्क इजेक्ट मतलब बाहर निकलता है निपल से ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑलराइट, तो ये इन्होंने नटशेल में बता दिया है। नाउ कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सीक्रेशन है ना, फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से चलता है हमारा। कौन सा हार्मोन कितना सीक्रेट होता है वो फीडबैक पे डिपेंड करता है। बॉडी जिस तरह से फीडबैक देती है ना, फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना उस तरह से रिएक्ट करते हैं कि हमको ये हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करना है कि कम क्वांटिटी में रिलीज करना है। इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। समझते हैं ना। कमांड्स लाइक सेइंग टू मच स्लो डाउन और टू लिटिल स्पीड अप, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म में अगर सपोज करो बहुत ज्यादा है तो वो कमांड देगा बॉडी को, बहुत ज्यादा हो गया ये चीज, अब स्लो डाउन कर लो अपनी एक्टिविटी को, या बहुत कम हो गई है ये चीज, अपनी एक्टिविटी को स्पीड अप कर लो, तो उसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। द बॉडी हैज मैकेनिज्म टू मेंटेन अ नॉर्मल स्टेट। Wherever there is a change in this state, there are messages through the body system to increase if there is a fall below the normal or to decrease if there is a rise above the normal. एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अंदर ना नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करता है, जिसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं, राइट। तो बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म है। जब भी हमारी बॉडी की नॉर्मल स्टेट डिस्टर्ब होती है, यानी कि अगर कोई चीज की कमी हो जाती है, तो बॉडी सिस्टम सिग्नल देता है कि भाई इसको इंक्रीज कर दो, इसकी कमी हो रही है। अगर किसी की मात्रा जरूरत से ज्यादा डिक्रीज हो आती है थ्रू द बॉडी सिस्टम टू इंक्रीज देयर इज अ फॉल बिलो द नॉर्मल और टू डिक्रीज, हाँ, अगर किसी चीज की मात्रा जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने का मैसेज मिल जाता है, मतलब इंक्रीज कर दो। और अगर किसी चीज की मात्रा जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसको डिक्रीज करने का मैकेनिज्म मिल जाता है, मतलब मैसेज मिल जाता है। यानी कि क्या होता है, फीडबैक जो होता है वो नेगेटिव यानी कि अपोजिट होता है। कोई चीज बढ़ रही है तो उसको घटाने का ऑर्डर आ जाता है, कोई चीज घट रही है तो उसको बढ़ाने का ऑर्डर आ जाता है। तो नेगेटिव आया ना, अपोजिट आया, बढ़ रही है तो घटाने का ऑर्डर आएगा, घट रही है तो बढ़ाने का ऑर्डर आएगा, ताकि चीज नॉर्मल स्टेट में रहे। इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। टू रिस्टोर द नॉर्मल स्टेट, मोस्ट फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी आर ऑफ द नेगेटिव टाइप। तो अधिकतर जो फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होते हैं वो तुम्हारे नेगेटिव ही होते हैं। जैसे कि ब्लड शुगर लेवल, अभी हम डायग्राम से समझते हैं, एक बार इसको फिर से रीड करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। Commands like saying too much slow down or too little speed up. This is a feedback mechanism. The body has mechanism to maintain a normal state. Whenever there is a change in this state, there are messages through the body system to increase if there is a fall below the normal. अगर normal से नीचे कोई चीज गई तो उसको बढ़ाने का, increase करने का मैसेज आएगा। और टू डिक्रीज इफ देर इज राइज अबव द नॉर्मल, अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है तो उसको डिक्रीज करने का मैसेज आएगा। दिस काइंड ऑफ ऑर्डरिंग फॉर द अपोजिट इज नेगेटिव फीडबैक। तो इस तरीके से जो अपोजिट ऑर्डर मिल रहा है उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं ताकि टू रिस्टोर द नॉर्मल स्टेट। ओके, बस एग्जाम्पल से देखते हैं। हाउ डज द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द हार्मोन सीक्रेशन? ये सीबीएसई में भी पूछा गया था क्वेश्चन 2014 में। तो उसका आंसर क्या होगा? द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन टू बी सीक्रेट। फीडबैक मैकेनिज्म से हमको पता चल जाता है किस वक्त और कितनी मात्रा में कोई हार्मोन सीक्रेट करना है। दैट इज इफ अ पर्सन हैज मोर शुगर इन हिज ब्लड, दिस इज डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, है ना। अगर सपोज करो कि ब्लड में ज्यादा शुगर हो गई है तो पेनक्रियाज के सेल्स डिटेक्ट कर लेंगे और उस हिसाब से वो इंसुलिन का जो सीक्रेशन है उसको रेगुलेट कर देंगे ताकि ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, राइट। एज अ रिजल्ट मोर इंसुलिन विल बी सीक्रेट टू ऑक्सीडाइज द शुगर। तो अगर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो पेनक्रियाज के सेल्स इसको डिटेक्ट कर लेंगे और वो ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट करेंगे ताकि शुगर को ऑक्सीडाइज किया जा सके। और अगर रिवर्स सिचुएशन हो गई है, मतलब शुगर की मात्रा कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, इंसुलिन का सीक्रेशन रिड्यूस कर देगा ताकि ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाया जा सके। ऑलराइट, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और वेरी फीडबैक, एक्चुअली हमारी बॉडी में अधिकतर जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो नेगेटिव ही होता है। एक आध पॉजिटिव फीडबैक है, जैसे एग्जांपल दिया है, वन एग्जांपल इज दैट ऑफ यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। जब चाइल्ड बर्थ होता है और यूट्रीन आपका कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तब क्या होता है, नॉर्मल स्टेट ऑफ यूट्रस इज अनकॉन्ट्रैक्टेड। One contraction instead of commanding to come to normal gives a message to continue to contract further. Positive feedback till delivery is completed. Actually क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में जो यूट्रस होता है ना वो रिलैक्स स्टेट में होता है, लेकिन जब बच्चे को डिलीवर करना है ना, डिलीवरी के टाइम आ गया है, डिलीवर होना है बच्चा, तो वो क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। तो नॉर्मल में नेगेटिव फीडबैक में क्या होना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मैसेज आना चाहिए भैया कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दो। देखिए डिलीवरी के टाइम पे ऐसा नहीं होता, उसमें पॉजिटिव ही फीडबैक जाता है। कॉन्ट्रैक्शन जब शुरू होता है तो उसमें कमांड मिलता है कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, अब और कॉन्ट्रैक्शन दो,
कॉन्ट्रैक्ट करते रहो यूट्रस को, तब तक बॉडी से बेबी डिलीवर ना हो जाए, तब मदर का बेबी डिलीवर ना हो जाए, तब तक आप कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करते रहो। तो जब ऐसा पॉजिटिव फीडबैक होता है तो कॉन्ट्रैक्शन बंद होने की जगह कॉन्ट्रैक्शन उल्टे बढ़ जाते हैं, और तब तक यूट्रीन कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, तब तक बच्चा पेट से बाहर नहीं आ जाता है। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल याद रखना, ये पूछ सकते हैं। नाउ ये अब इसको डायग्राम के थ्रू समझाया है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, नेगेटिव फीडबैक कैसे वर्क करता है। सपोज करो ब्लड शुगर लेवल आपने खाना खाया उसके बाद बढ़ जाती है, तो नेगेटिव फीडबैक क्या मिलेगा, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा आफ्टर मील्स बढ़ गई है, तो नेगेटिव फीडबैक में क्या आएगा कि इसकी मात्रा को कम किया जाए। तो कम कैसे होगा, जो ब्लड में ज्यादा शुगर आ गई है वो लिवर में डिपॉजिट हो जाएगी, और ताकि ब्लड में जो शुगर है उसका लेवल सही हो जाए, और ये करेक्शन कैरिड आउट हो जाएगा, और नॉर्मल आपका लेवल रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ब्लड शुगर आपने फिजिकल एक्सरसाइज करी और ब्लड शुगर कम हो गई, फॉल हो गई है ना, जरूरत से कम हो गई, तो नेगेटिव फीडबैक में क्या आएगा कि भैया शुगर कम हो गई है, इसको बढ़ाई जाए, रेज द लेवल। तो इससे क्या होगा, जो लिवर में तो शुगर आपकी डिपॉजिट थी उसको रिलीज कर दिया जाएगा, काय में, ब्लड में, ताकि ब्लड में जो कमी आ गई थी शुगर की वो फिर से नॉर्मल हो जाए, और इस तरीके से नॉर्मल लेवल रिस्टोर हो जाता है। तो ब्लड शुगर अगर आफ्टर मील बढ़ जाती है तो नेगेटिव फीडबैक आता है कि भैया शुगर बहुत ज्यादा हो गई है, एक्सेस शुगर को डिपॉजिट कर दो लिवर पर, वो एक्सेस शुगर डिपॉजिट आती है, और नॉर्मल जो लेवल होना चाहिए ब्लड में शुगर का वो रिस्टोर हो जाता है। अगर आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज करी और ब्लड शुगर की मात्रा कम हो गई है, तो मैसेज आएगा कि भैया शुगर की मात्रा बहुत कम हो गई है, रेस कर दो, तो फिर क्या होगा, लिवर में जो डिपॉजिट थी वो शुगर रिलीज हो जाएगी ब्लड में, और फिर नॉर्मल स्टेट रिस्टोर हो जाएगा। जनरल स्कीम ऑफ बोथ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखो इसमें एक और दोनों तरीके से गया है, अगर पॉजिटिव मैकेनिज्म होगा तो क्या होगा, नेगेटिव मैकेनिज्म होगा तो क्या होगा। जैसे सपोज करो कि नॉर्मल स्टेट है वो ऑल्टर्ड हुआ, उसमें कोई बदलाव आया आपके नॉर्मल स्टेट में, सेंसरी रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया कि भैया नॉर्मल स्टेट से कुछ चीज ऊपर नीचे हो रही है। अगर कोई चीज बढ़ी, राइज भी, अगर पॉजिटिव फीडबैक बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा, कोई चीज बढ़ रही है और उसको पॉजिटिव फीडबैक दे दिया और बढ़ जाओ, इससे क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी ना, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। कोई चीज ऑलरेडी बढ़ी हुई थी उसको और बढ़ा दिया, अगर पॉजिटिव फीडबैक मिल गया, तो अगर सपोज करो शुगर बढ़ी हुई है और पॉजिटिव फीडबैक मिल गया तो शुगर और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, जब सपोज करो कि कोई चीज बढ़ी हुई है तो नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, जब नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो बढ़ी हुई चीज को वो क्या कर देगा, कम कर देगा, ब्रिंग डाउन कर देगा, ताकि कंट्रोल सेंटर, ताकि क्या हो जाए, करेक्शन आ जाए और नॉर्मल स्टेट रिस्टोर हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से अगर तुम्हारे नॉर्मल स्टेट ऑल्टर हुई है और सेंसरी रिसेप्टर ने महसूस किया कोई चीज फॉल हो रही है, किसी चीज की मात्रा बॉडी में कम हो रही है, अगर उसने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया तो उसकी मात्रा और कम हो जाएगी, तो अगेन अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो वो अगर कोई चीज कम हो रही है तो नेगेटिव फीडबैक मिलना चाहिए कि भैया ये कम हो रही है, इसको बढ़ाया जाए। तो कंट्रोल सिस्टम क्या क्या कमांड देगा, भैया ये चीज कमी हो रही है इसको बढ़ा दो, जब बढ़ा दोगे तो करेक्शन हो जाएगा और फिर से नॉर्मल स्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका फीडबैक मैकेनिज्म, इस तरीके से चलता है, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक वर्क करते हैं। ऑलराइट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में इतना ही है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, देख लो वीडियो को, बाकी सारे वीडियोस भी जो इस टॉपिक में मैंने बनाए उसे कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्वाम। थैंक यू।